हेलो एवरीवन। तो आज हम के आयरन हीट एक्सचेंजर के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। डिटेल में एनालिसिस करने के लिए इस पूरे डिस्कशन को मैं 5 से 6 पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है, कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है एंड इस कंपनी की किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है। देन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने FY 26 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था, ये डिस्कस करेंगे। देन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने FY 26 के अंदर एक्चुअल में किस तरह से बिजनेस की डिलीवरी करी है, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, क्या उसको अंडर अचीव किया है या फिर उसको ओवर अचीव किया है, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। देन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉनकोल हुआ है Q4 के रिजल्ट के बाद में, उस कॉनकोल के क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन इस कंपनी के मैनेजमेंट ने FY 27 और FY 28 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि इस कंपनी में यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। एंड लास्टली इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम सब लोग एक इन्फॉर्म्ड अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें हमारे कैपिटल के साथ में। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, एक कंपनी किस तरह का कामकाज करती है। तो कैरन हीट एक्सचेंजर यहाँ पे एचवीएसी यू कैन से हीट वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। ये सेगमेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा घर में हम लोग जो एसी लगवाते हैं या फिर जो कॉमर्शियल प्लाजा होता है या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर जो कैसेट एसी लगता है, लाइक आपने देखा होगा अलग अलग यू कैन से ब्रांड का जो एसी लगता है, या फिर यू कैन से लाइक आपका बस के अंदर जो एसी लगता है या फिर जो रेलवे के अंदर जो एसी लगता है, उस एसी वाले सेगमेंट के लिए जो बैक एंड में यू कैन से जो हीटिंग का जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जैसे हमने घर वाले एसी के अंदर देखा है कि जो कंडेंसर की जो कोईल कोईल होती है, आपकी कॉपर ट्यूब होती है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होती है, उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड साथ में जो ओईएम ब्रांड्स होते हैं, उनको वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे सप्लाई करती है, ताकि उस ओईएम को अपना एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए वो सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। उन सारे पार्ट्स की कुछ-कुछ पार्ट्स की एकदम से फुलफिलमेंट यहाँ पे केआरएन हीट एक्सचेंजर उस कंपनी को करता है। तो क्या हमने समरी में समझने की कोशिश करी कि इस कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, तो इसके मल्टीपल सेगमेंट्स है। लाइक आपका रेजिडेंस एरिया के अंदर रूम एसी है, यू कैन से कॉमर्शियल प्लाजा हो गए, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई, या फिर जो बड़े-बड़े कैपेक्स हो गए, वो वाला काम हो गया। रेलवे के अंदर जो रेल होती है, ट्रेन होती है, उसके अंदर जो एसी वाला सिस्टम होता है, वो वाला काम हो गया, बस एसी हो गया। एंड साथ में रिसेंट में तो इन लोगों ने जो डाटा सेंटर की जो थीम चल रही है, उसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम लगता है, लिक्विड कूलिंग वाला जो यू कैन से कंसेप्ट चल रहा है, उस लिक्विड कूलिंग के अंदर जो भी यू कैन से पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो वाला काम भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो इस कंपनी का जो ओवरऑल यू कैन से बुके बन गया प्रोडक्ट्स का, इन 5 सेगमेंट से बिलोंग करता है। एंड साथ में इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, उसके अंदर डोमेस्टिक सेगमेंट एक बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 80 से 85% यहाँ पे डोमेस्टिक सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। एंड साथ में जो बाकी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, लगभग 15 से 16-17% के आसपास में, वो एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है। अब बात करते हैं इस कंपनी की क्या-क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है। तो आज भी जब इस कंपनी का आईपीओ आया था सितंबर 2024 के अंदर, उससे पहले इस कंपनी की केवल एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, जिसका पोटेंशियल था कि हम लोग यू कैन से फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो लगभग 400 से 450 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यू कैन से वो वाली फैसिलिटी जनरेट कर सकती थी। देन आईपीओ लाया गया, 350 करोड़ रुपए इस आईपीओ से रेज करे गए, कंप्लीटली फ्रेश इश्यू था, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं था। एंड जो आईपीओ से पैसा रेज किया, उसको यूटिलाइज करके कंपनी ने एक अपना दूसरा फैसिलिटी बिल्ड किया, जिसका यू कैन से जो उनकी मेन कंपनी, उसका एक सब्सिडरी बनाया एचवीएसी प्रोडक्ट्स नाम से, केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट नाम से। एंड उस यू कैन से फैसिलिटी के लगभग 350 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया गया। एंड यू कैन से फैसिलिटी आपकी निमराना राजस्थान के अंदर बिल्ड करेगी। तो जो नई वाली फैसिलिटी थी, यदि उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, तो उस कंपनी का जो रेवेन्यू पोटेंशियल था, लगभग 1800 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए के आसपास में है। मतलब कंपनी के पास में नया वाला कैपेक्स करने के बाद में इनके पास टोटल रेवेन्यू की जो एक पॉसिबिलिटी बन गई, कैपेबिलिटी बन गई, लगभग 2400 से 2500 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू की यहाँ पे कैपेबिलिटी इस कंपनी ने बिल्ड कर ली अपनी सेकंड वाले प्लांट को लाइव करने के बाद में। एंड जो उनका सेकंड वाला प्लांट था, वो मई 2025 के अंदर लाइव हो गया था, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 26 के अंदर। तो हमने काइंड ऑफ डिस्कस करने की कोशिश करी ये कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है, एक्सपोर्ट डोमेस्टिक का रेवेन्यू सेगमेंट कितना है, एंड साथ में इस कंपनी का बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उनके पास कितनी बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब देखते हैं कि FY 26 के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। तो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा जो फर्स्ट प्लांट है, वो फुल यूटिलाइजेशन में रहेगा, लगभग 400 से 450 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू होगा वहां से। एंड जो हमारा प्लांट 2 है, FY 26 के अंदर हमारा सेकंड प्लांट जो होगा, लगभग 20 से 25% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलेगा।
तो यदि हम लोग 1800 करोड़ रुपीस का 20 से 25% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालें तो लगभग निकल के आता है 350 से 400 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ऑल्दो मैनेजमेंट ने कोई फिक्स रेवेन्यू नंबर का गाइडेंस नहीं दिया था, बट जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की गाइडेंस दी है उसके बेसिस पे जो एक एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नंबर बन के आता है एफआई 26 के लिए लगभग यू कैन से 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास का निकल के आता है। तो काइंड ऑफ एक इनडायरेक्ट गाइडेंस था मैनेजमेंट की तरफ से अपना यू कैन से अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए एफआई 26 के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास का। अब देखते हैं कि एफआई 26 के अंदर एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह से हुई है। जो गाइडेंस था क्या उतनी डिलीवरी हुई है या फिर डिलीवरी नहीं हुई है। तो कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज करी है उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूं आपके साथ में, ताकि हम लोग एक बेटर क्लैरिटी के साथ में डिस्कशन को अच्छे से कर पाएंगे कि यहाँ पे जो गाइडेंस दिया गया था उसको किस तरह से किया गया है। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 एफवाई 26 के लिए। तो Q4 के अंदर इनका जो वाई एन वाई रेवेन्यू की ग्रोथ आई है अदर इनकम को मिला के लगभग 33-34% के आसपास में आई है। इबिटा मार्जिन की बात करें तो लगभग इबिटा मार्जिन 18.70% का है क्वार्टर 4 के अंदर, जबकि लास्ट क्वार्टर 4 में इनका इबिटा मार्जिन लगभग 14.37% के आसपास में था, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। बात करें पैट ग्रोथ के बारे में, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो क्वार्टर 4 के अंदर वाई यूनिट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे लगभग 57% से आई है। अब बात करते हैं होल एफआई 26 के लिए। तो इनका एफआई 26 में रेवेन्यू आया लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का, अदर इनकम मिला के लगभग 610 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मान लो। वाई एन वाई रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे लगभग 38% से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ी है। बात करें इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो इनका इबिटा मार्जिन लगभग 18.75% के आसपास में आया है एफआई 26 के अंदर। वाई एन वाई इबिटा मार्जिन के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है। बात करें पैट ग्रोथ के बारे में, नेट प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट गया 76.50 करोड़ रुपए के आसपास में। वाई एन वाई प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे 45% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट हुई है। तो नंबर देख के यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि मैनेजमेंट का जो एक गाइडेंस था लगभग 800 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू अचीव करने का, यू कैन से एक रेंज ले लो 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू अचीव करने का, वो यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, जो इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से जो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है वो यू कैन से कंसिडरेबल वाली यहाँ पे बात दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं लाइक जो बाकी की और लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है जहाँ पे मैं कुछ बिजनेस से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ती है, उनको भी एक बार मैं गो थ्रू कराने की कोशिश कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इबिटा मार्जिन ट्रेजेक्टरी दिखाई इन लोगों ने, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा इन लोगों ने लाइक क्वार्टर 2 एफवाई 26 से इनका इबिटा मार्जिन अराउंड 19% के आसपास में दिखाई पड़ा है अदर इनकम को इंक्लूड करके। तो एक अच्छी खासी चीज है, मतलब यू कैन से इबिटा मार्जिन इन लोगों के अच्छा खासे इंप्रूव हो गए हैं आपके एफआई 26 के अंदर। बाकी बात करें कुछ और पैरामीटर्स के बारे में, तो लाइक इनका जो इबिटा मार्जिन की हम लोगों ने लाइक लास्ट के 3 साल की बात करें तो आई थिंक पहले 19% था, एफआई 25 में 16.40% आया, देन अगेन 19% हो गया। एंड पैट मार्जिन का लगभग वही 12% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ा है। एंड लास्ट के लगभग 3 साल के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग डबल हो गया है। यदि बात करें कुछ और पैरामीटर के बारे में, तो लाइक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मे बी आई थिंक इस स्लाइड को एक बार पढ़ते हैं। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एफआई 24 में लगभग 30% के आसपास में था। देन आईपीओ आया, अच्छा खासा पैसा इन लोगों ने रेज किया तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी घट गया है। यदि बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, वो भी एफआई 24 में अच्छा खासा था, फिर आईपीओ आने के कारण इनका इक्विटी बेस बढ़ गया जिसकी वजह से इनका आरओसी भी यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। और यदि बात करें इनका लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, वो भी यहाँ पे थोड़ा मैनेजेबल दिखाई पड़ रहा है, 0.33 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स का, लाइक कुछ और दूसरे स्लाइड के अंदर जहाँ पे मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे, उनको भी एक बार मैं आपके साथ में प्रेजेंट कर देता हूँ। यस, इन लोगों ने अपनी पूरे बिजनेस की कैपेबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट करी है कि यहाँ पे किस तरह का यू कैन से मार्केट साइज है जहाँ पे जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनका कहना है लाइक इनका जो एक इन लोगों ने एक्विजिशन किया था बस एसीओ लाइक रेलवे एसी वाले सिस्टम के लिए, तो उसका इन लोगों ने पोटेंशियल दिखाया लगभग मार्केट से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का है। और इनका टारगेट है लाइक हम लोग एफआई 27 के अंदर 160 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू अचीव करना चाहते हैं बस एसी से। एंड इन लोगों का कहना है कि फुल यू कैन से मार्केट के अंदर जो इनका बस एसी वाला मार्केट है 1000 करोड़ रुपीज का, उसका 15 से 16% का मार्केट शेयर अचीव करना चाहते हैं एफआई 27 के अंदर। तो इनका एक अच्छी खासी बात है, इनका जो मेन प्रोडक्ट है यू कैन से एसी वाला सेगमेंट जो था, यू कैन से रूम एसी और जो इंडस्ट्रियल एसी है, उसके अलावा जो इनका जो दूसरा सेगमेंट था बस एसी और लाइक रेलवे एसी वाला, उसके वाले सेगमेंट के इन लोगों ने अच्छे खासे यहाँ पे बातचीत करी है। एंड साथ में यदि मैं आपसे कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूं, इनका जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है, डोमेस्टिक रेवेन्यू समथिंग 83-84% के आसपास में है और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लगभग 16 से 17% के आसपास में है। एंड ये वाली कंट्रीज है जहाँ पे इन लोगों का एक्सपोर्ट होता है, यूएसए है, यूएई है, इटली है, कनाडा है, इन सारी कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है।
बाकी कुछ और मैं स्लाइड की बात करूँ तो लाइक इनका इनका जो प्लान 1 और प्लान 2 का जो रेवेन्यू पोटेंशियल का जो ब्रेकअप इन लोगों ने अच्छे से खासा यहाँ पे दिखाया है। जो इनका प्लांट है एक्जिस्टिंग, जो आईपीओ से पहले भी था, लगभग 450 करोड़ रुपीस का इनका पोटेंशियल है, लगभग वो प्लांट 85% के आसपास यूटिलाइज हो तो। एंड जो इनका प्लांट 2 है, उसमें 350 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया गया था। उसका जो पोटेंशियल है लगभग 1800 से 2400 करोड़ रुपए के आसपास का है। मतलब जो इनका कैपेक्स था उसका 6x का इनका पोटेंशियल यहाँ पे दिखाया इन लोगों ने है। यदि दोनों को कंबाइन बात कर लें तो इनका पोटेंशियल लगभग 2250 से 2850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव करने का एक रेंज इन लोगों ने दी है। और मोटा-मोटी हम लोग 2400-2500 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब यदि बात करूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में जो एक बिजनेस के बारे में अच्छा खासा हमें सेंस देते हैं। ये वाला इन लोगों ने अच्छा खासा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि इनका जो इंडिया में जो हैवेक का जो टारगेट मार्केट साइज है एचवीएसी यू कैन से प्रोडक्ट्स का, लगभग इन लोगों ने बोला है कि लगभग 294 बिलियन रुपीस के आसपास में है। और ये लाइक नेक्स्ट 5 टू 6 इयर्स में 16% के रेट से यहाँ पे सीएजीआर रेट से ग्रोथ होने वाला। मतलब इस एचवीएसी प्रोडक्ट्स वाले सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा टेलमेंट है, लगभग 16-17% के आसपास का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का मार्केट साइज का। इन लोगों ने डाटा सेंटर की भी बात करी है कि जो डाटा सेंटर के अंदर जो कूलिंग सिस्टम होगा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम होगा, उसका जो पोटेंशियल है, मतलब डाटा सेंटर थीम का जो टोटल सॉरी यदि डाटा सेंटर थीम की बात करें तो 50,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू की इन लोगों ने बात करी है। और उसके अंदर लेट्स से मतलब जो इनका जो कूलिंग का जो सिस्टम होगा, मतलब इसके अंदर बोला कि 10% हवैक वाला कंटेंट होगा पूरे प्रोजेक्ट कैपेक्स की कॉस्ट के अंदर, उसका टारगेट मार्केट साइज बनेगा लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इनका कह रहा है कि लाइक हम लोग इसके अंदर एटलीस्ट लाइक मे बी 10% के आसपास के 15% के आसपास का यू कैन से गेन तो करेंगे मतलब। तो यहाँ पे इनका जो इनके हिस्से में जो पोटेंशियल आ रहा है आउट ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस डाटा सेंटर वाली थीम से लगभग 500 करोड़ रुपए से 1500 करोड़, मतलब 5 से 15% के बीच में इन लोगों ने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है कि डाटा सेंटर थीम में जो कैपेक्स होगा उसमें से लेट से 10% होता है हैवेक्स प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो हैवेक प्रोडक्ट्स में हो रहा है उसमें से भी हम लोग 5 से 15% यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब ये कह दो कि यार लाइक जो बस और रेलवे सी है, इनका जो एचवीसी प्रोडक्ट्स है, डाटा सेंटर थीम है, इन सबको मिला के एक अच्छा खासा पोटेंशियल है इस कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस को ग्रो करने का। बट हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक एक टाइम पे जाके इनका कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बन जाएगा कि इनके पास में कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज कर लेंगे तो 2500 से 2600 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव कर पाएंगे। बट डिमांड तो हमेशा बढ़ती रहेगी। आपको पता है डाटा सेंटर वाली हैवेक प्रोडक्ट्स की, बिकॉज इंडिया के अंदर जो भी एसी का यूज करना है वो बढ़ ही रहा है कंटिन्यूअसली। तो एक टाइम पे जाके इनका कैपेसिटी कंस्टेंट बन सकता है, बट डिमांड यहाँ पे कम होने वाली नहीं है। बात करूँ कुछ और स्लाइड्स के बारे में, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक इनका जो लाइक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जो गाइडेंस है, लोग एफवाई 26 में जो उन लोगों ने गाइडेंस दिया था लगभग 15 से 20% के आसपास का, बट इनका एफवाई 27 का गाइडेंस है कि हम लोग हमारी प्लांट 2 की कैपेसिटी को लगभग 50% यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मतलब प्लांट 1 का जो रेवेन्यू पोटेंशियल था 450 करोड़ रुपए के आसपास में, प्लांट 2 को 50% यूटिलाइज करना चाहेंगे तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा? लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास में, 800 से 900 करोड़ रुपए के आसपास में। तो टोटल मिला के लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड इनका जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है कि लाइक हम लोग एफवाई 27 में टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट लगभग 30% के आसपास में, और एफवाई 28-29 तक लोग 50% के आसपास का ये लोग टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट के अंदर। बिकॉज एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में थोड़ा यू कैन से आपका इबिटा मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है। एंड इन लोगों ने ये भी फोकस किया है लाइक बस एसी वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर हम लोग 160 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ में इन लोगों को जो एक यू कैन से बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एक राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे एक अच्छा खासा यू कैन से एक इनका इंसेंटिव स्कीम के थ्रू इनका एक अदर इनकम में यू कैन से एक इनकम ऐड होगी। मे बी कुछ पीएलआई स्कीम होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, साथ में जो उनका निमराना वाला प्लांट है राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान गवर्नमेंट की भी एक इनकी 1.5% की स्कीम है, वो वाली भी यहाँ पे इनको अदर इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। इसका थोड़ा डिटेल में बात कर लें तो जो पीएलआई स्कीम है इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, तो इनका कहना है जो इंक्रीमेंटल सेल्स होगा, मतलब एफवाई 26 तक हमारा सेल्स था 600 करोड़ रुपए के आसपास का। स्पेसिफिकली एलिजिबल कौन होगा? केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड वाली इनकी जो सब्सिडी एलिजिबल होगी। तो उन्हें कहना है कि जो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा, जो इन लोगों ने जितना रेवेन्यू बुक किया है एफवाई 26 के अंदर, उससे ऊपर जो भी रेवेन्यू बुक करेंगे उसको एक्सक्लूड करके उस पे 5% का इनको यू कैन से एक बेनिफिट मिलेगा। तो मे बी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इनका होगा, मे बी हो सकता है जो इनका एलिजिबल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सपोज करो 400 करोड़ रुपए के आसपास का एफआई 27 का, तो यदि 5% की बात करूं तो मे बी 20 करोड़ रुपए के आसपास का इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, पीएलआई स्कीम है, उसके तहत इनको एज ए इनकम बेनिफिट मिलेगा। और जो राजस्थान की गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो इनका निमराना में जो प्लांट है एचवीसी प्रोडक्ट्स नाम से,
उसके अंदर इन लोगों का कहना है कि जो भी हम लोग रेवेन्यू बुक करेंगे उसका 1.5% हमें एज यू कैन से इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। तो लेट्स से ये लोग इस साल उस वाले प्लांट से में भी 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बुक करेंगे सपोज को, या फिर सपोज 800 से 900 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बुक करेंगे तो उसका 1.5% कितना होता है? लगभग 12-13 करोड़ रुपीस का इनको बेनिफिट मिलेगा राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा। एंड साथ में इनका ये भी कहना है कि जो हमारा नया फैसिलिटी आया है, केआर एंड एचवीसी प्रोडक्ट जो फैसिलिटी आया है, उसके अंदर हमें यू कैन से 15% का ही यू कैन से टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। जो पैट की बात करते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इनका जो मेजर रेवेन्यू ग्रोथ होगा एफआई 27, एफआई 28, 29 के लिए, उसके अंदर इनका कहना है कि जो हमारा नया सब्सिडरी है, जिसे हम लोग 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बुक कर सकते हैं एफआई 27 के अंदर, वहां पे हमें केवल 15% का ही यू कैन से टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो बाकी का 450 करोड़ होगा उस पे लगभग 25% का टैक्स बुक करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल में भी 1200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे लगभग 19 से 20% का टैक्स इनको पे करना पड़ सकता है। एंड इनका कहना है कि एफआई 27 हमारा पहला साल होगा जहां पे हम लोग फुल फ्लेजेड यहाँ पे यू कैन से हमारा जो बेनिफिट्स है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम का और लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का, उसको हम लोग गेन करने वाले हैं। मतलब अच्छा खासा इन लोगों को अच्छा खासा यू कैन से यदि अदर इनकम इंक्लूड कर दें तो उनके एबिटा मार्जिन यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। तो ये काइंड ऑफ लाइक यू कैन से हम डिस्कस करने की कोशिश करी है कि लाइक केआर एंड हीट एक्सचेंजर की मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था एफआई 26 के लिए उसको किस तरह से अचीव किया है। एंड साथ में ही मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर क्या-क्या मेजर हाइलाइट शेयर करे हैं उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं इनकी कॉन-कॉल के क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स हैं जो Q4 की कॉन-कॉल हुई थी उसके अंदर क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स हैं। तो आई थिंक मेजर पॉइंट हमने लाइक इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर लिए हैं। वो इन लोगों ने रिपीट करे अपनी कॉन-कॉल हाइलाइट्स के अंदर, फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट करता हूँ समरी के रूप में। फर्स्ट इनसे पूछा गया कि लाइक जो कॉपर और स्टील के प्राइस एल्यूमीनियम के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, जो आपका एक रॉ मटेरियल है, उससे आपके मार्जिन्स पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो उनका कहना है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट होते हैं हमारे क्लाइंट से लगभग क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं। तो उनका इतना फर्क हमें नहीं पड़ता है बिकॉज़ क्वार्टरली जो भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, हम लोग हमारे क्लाइंट को पास ऑन कर देते हैं। तो एक अच्छी बात है। एंड साथ में इनका वही स्टेटमेंट था लाइक इनकी जो सब्सिडरी है 15% की टैक्स रेट में जाएगी एफए 27 ऑनवर्ड्स मे बी राजस्थान गवर्नमेंट लाइक इनका जो एचवीएसी प्रोडक्ट्स केआर एंड एचवीएसी प्रोडक्ट्स वाली जो सब्सिडरी है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड साथ में दो इनका पीएलआई स्कीम है जिनका फायदा मिलेगा। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की 5% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स एंड एक स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्स इनकी यू कैन से स्कीम है जो हमने डिस्कस करी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर 1.5% ऑफ टर्नओवर टिल नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए। तो ओवरऑल मिला के इन दोनों स्कीम को मिला के लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास का इनको बेनिफिट होने वाला है एफआई 27 के अंदर। एंड साथ में इनका ये भी कहना है कि लाइक हमारा जो नया वाला प्लांट है उसमें हम लोगों ने 8 मेगावाट का सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम होगा। इसका मतलब मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या गाइड किया है कि जो हमारे करंट इबिटा मार्जिन थे अदर इनकम को इंक्लूड करके लगभग पौने 19% के आसपास में वो बढ़ के लगभग 20% के आसपास हो जाएंगे एफआई 20 आपके 7 के अंदर, राइट। साथ में इन लोगों का फोकस है कि हमारा जो बस एसी वाला सेगमेंट है उसका 16% का मार्केट शेयर गेन करने की जो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। एंड जो इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू उसको डबल करना चाहते हैं। जो इनका एफआई 26 में एक्सपोर्ट रेवेन्यू लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का था उसको बढ़ा के 200 करोड़ करना चाहते हैं। एंड साथ में इनका कहना ये भी था लाइक जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हुई थी ड्यू टू फ्यूल प्राइस लेकिन से वोलेटिलिटी के कारण वो हमने हमारे कस्टमर पे पास ऑन कर दिए। जो भी एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट के अंदर इनका जो कस्टमर थे उनको जो भी लाइक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ी ट्रांसपोर्टेशन की वो पास ऑन कर दी गई है। एंड साथ में इनका ये भी कहना है कि हमारा जो डाटा सेंटर थीम का जो रेवेन्यू होगा वो लगभग एफआई 26 में 100 करोड़ रुपए के आसपास का था। एफआई 27 के अंदर उसको बढ़ा के लगभग हम लोग 400 करोड़ करना चाहते हैं। तो एक अच्छी बात है, ये कंपनी से अपने हर एक वर्टिकल के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ करने का प्लान कर रही है। तो ये काइंड ऑफ ने कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स डिस्कस करे हैं। अब देखते हैं और साथ में मैनेजमेंट ने एक और अपना कॉनकॉल का पॉइंट रखा था कि हम लोग क्यूआईपी से पैसा रेज करने का प्लान कर रहे हैं, फंड रेज करने का प्लान कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपीस का क्यूआईपी से ये लोग फंड रेज करने का प्लान कर रहे थे टिल कॉनकॉल तक। और आपने देखा होगा रिसेंटली 10-15 दिन पहले लाइक जून के फर्स्ट वीक में इन लोगों ने 350 करोड़ रुपए रेज करे क्यूआईपी के द्वारा। तो एक अच्छे खासे इन लोगों ने अमाउंट रेज करी है अपनी वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए। बिकॉज जो इन लोगों ने अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ का प्लान दिया है लाइक एफआई 27 एफआई 28 के लिए उसको फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा तो चाहिए ना इनको, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, साथ में अपने क्लाइंट तक माल को पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, वो लोग क्यूआईपी से पैसा इन लोगों ने रेज भी कर लिया है। कॉनकॉल के बाद में जस्ट अभी की बातें, जून के फर्स्ट वीक की बातें हैं। अब बात करते हैं एफआई 27 के गाइडेंस के बारे में, तो उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। प्लांट 1 लाइक फुल यूटिलाइजेशन, प्लांट 2 आपका लगभग 50% यूटिलाइजेशन, लगभग इनका रेवेन्यू पोटेंशियल है 1100 से 1200 करोड़ रुपए के आसपास का एफआई 27 का। लगभग अपने रेवेन्यू को डबल करना चाहते हैं एफआई 26 के कंपैरिजन में। अब इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करके वो भी देख लेते हैं। तो इन लोगों का करंट जो मार्केट कैप है इस कंपनी का लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास में, मे बी 8100 करोड़ रुपए, 8200 करोड़ रुपए। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी
कुछ भी हो सकता है, 8,000 करोड़ रुपए के प्लस माइनस 200-300 करोड़ रुपए कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। एक्सपेक्टेड एबिटा मार्जिन अदर इनकम को इंक्लूड करके लगभग 20% के आसपास में होगा। तो उनका जो एब्सोल्यूट एबिटा बनेगा पूरी कंपनी का सारे सब्सिडियरीज के मिला के लगभग 240 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका एबिटा बन सकता है। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी रहेगी? लगभग जो इनका बोरोविंग्स है इनकी बैलेंस शीट के ऊपर समथिंग 180-190 करोड़ रुपए के आसपास में, उसके बेसिस से मे बी यू कैन से लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट कॉस्ट बन सकता है एफवाई 27 का। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में इनका डेप्रिसिएशन लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा था, तो मे बी एफवाई 27 में इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट में भी 25 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। तो ओवरऑल लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा है इंटरेस्ट कॉस्ट का और डेप्रिसिएशन कॉस्ट का। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा इनके एब्सोल्यूट एबिटा से घटाएं 45 करोड़ रुपए, तो लगभग निकल के आता है 190 से 200 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि इस कंपनी का हम लोग 20% का टैक्स स्लैब बना भी लेते हैं, तो इस कंपनी का जो पैट निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है एफवाई 27 का लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप देखो एफवाई 26 का पैट था लगभग 76 करोड़ रुपए के आसपास में, तो इनका एफवाई 27 के अंदर पैट लगभग डबल हो जाएगा। 100% के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है इनके यू कैन से पैट के अंदर। एंड साथ में ही जो इनका बिजनेस के ग्रोथ रेट है वो भी लगभग यहाँ पे 100% के आसपास में है एफवाई 27 के अंदर। तो ये काइंड हमने डिस्कस करने की कोशिश करी इनके यू कैन से एक्सपेक्टेड पैट के लिए। अब देखते हैं इनका फॉरवर्ड पी रेशियो क्या बनता है। तो मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपए के आसपास में, पैट 150 करोड़ रुपए के आसपास में, तो उनका फॉरवर्ड पी रेशियो बनता है लगभग 50 से 55 के आसपास में। और यदि फॉरवर्ड पी रेशियो निकालने की कोशिश करें तो फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ रेट का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी कितना 50 से 55 का, बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है लगभग 90 से 100% के आसपास में, तो उनका फॉरवर्ड पैक बनता है लगभग 0.5 से 0.6 के आसपास। तो मतलब एक ऐसी कंपनी जो लगभग ऑल्दो बी2बी सेगमेंट के अंदर काम करती है, 100% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है एफवाई 27 के अंदर, और उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.5 0.6 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन के एंगल से मेरे को यहाँ पे एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एफआई 27 के अंदर ये लोग मे बी 100% से ग्रोथ कर लेंगे अपने धंधे को, बट एफआई 28 के अंदर इनका टारगेट है कि हम लोग हमारी प्लांट 2 को लगभग 80% 85% से यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मतलब इनका रेवेन्यू पोटेंशियल एफआई 28 का कितना होगा? प्लांट 1 से लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास का, प्लांट 2 से लगभग मे बी 1400 करोड़ रुपीस के आसपास का, तो मतलब मे बी ये लोग एफआई 28 में 1800-1900 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। मतलब 50% की बिजनेस ग्रोथ है एफआई 28 के अंदर। और उसके बाद में मे बी उसके अगले साल एफआई 29 के अंदर, बिकॉज इनके पास जो प्लांट 2 होगा उसकी कैपेसिटी 80-85% यूटिलाइज हो जाएगी, तो कितना परसेंट बचेगा इनका? मतलब 85% के आसपास तो इनका लाइक मैक्स यूटिलाइजेशन हो जाता है, बट फिर भी मे बी ये लोग एफआई 29 के अंदर यदि नई कैपेसिटी नहीं आएगी तो 50% से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपना रेवेन्यू को। उस टाइम पे मे बी 20% से यू कैन से 15% से 25% से फिर से 50% से बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए इनको एक बहुत बड़ा प्लांट लाना पड़ेगा। इसको प्लांट 3 कहना पड़ेगा, और उसकी कैपेसिटी में भी 2000 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल का, या फिर में भी 3000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पोटेंशियल करना पड़ेगा। अदरवाइज 50% ग्रोथ नहीं आएगी ना एफआई 29 के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब नेक्स्ट 2 साल तो यहाँ पे चंगे दिखाई पड़ रहे हैं इस कंपनी के, उसमें दिक्कत नहीं है, बिकॉज इनके पास कैपेसिटी है, रेवेन्यू भी अच्छे से खासा ग्रोथ करा लेंगे। एफआई 27 100% से, एफआई 28 50% से, एफआई 29 में क्या होगा उसके लिए तो मे बी चलो ठीक है, फिर भी कुछ ऊपर नीचे यदि कुछ कॉपर के प्राइसेस ऊपर नीचे हो गए, कुछ मैनेज कर लिया, 15-20-25% ग्रोथ कर, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि यार एफआई 28 के बाद में मार्केट इसको जो एक वैल्यूएशन देगा वो एफआई 29 एफआई 30 के अंदर बिजनेस ग्रोथ क्या होगी उसके बेसिस पे देगा। चलो वो भी बात कर लेते हैं। तो एफआई 28 का मैंने इनका रेवेन्यू पोटेंशियल कंसीडर किया है लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब एफआई 27 पे 50% की बिजनेस ग्रोथ लगा दी। मतलब यदि 1800 करोड़ रुपीस का इनका रेवेन्यू पोटेंशियल होगा, यदि 20-21% का मैं एबिटा मार्जिन भी ले लेता हूं अदर इनकम को ऐड करके, तो इनका लगभग 360-370 करोड़ रुपीस का एब्सोल्यूट एबिटा बनेगा। पीबीटी बनेगा इनका लगभग वही 300-310 करोड़ रुपए के आसपास में। पैट बनेगा इनका लगभग यदि मैं 20% का टैक्स रेट लगा देता हूं, तो लगभग इनका पैट बनेगा 240 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप ये देखो 240 करोड़ का पैट, एफआई 29 के अंदर एक्सपेक्टेड बिजनेस की ग्रोथ रेट, यदि नया प्लांट नहीं आता है तो वही 20%, 25%, 30% के आसपास मैक्स हो सकती है। तो आप ये देखो एक ऐसी कंपनी जो बी2बी सेगमेंट के अंदर काम करती है 20-25% के आसपास बिजनेस ग्रोथ कर सकती है एफआई 29 एफआई 30 के अंदर, यदि नया प्लांट नहीं आया उस केस की बात कर रहा हूं। यदि इन लोगों ने क्यूआईपी से पैसा रेज करके फिर से एक नया प्लांट इन लोगों ने बना दिया जिसका हो सकता है पोटेंशियल 3000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू का हो सकता है, तो बात अलग हो जाएगी। बट जो प्लांट नहीं आता है मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। जो बातें हवा के अंदर हैं, अभी तो मैनेजमेंट ने भी नहीं सोचा होगा प्लांट 3 के बारे में, वो वाली बातें कर रहा हूँ आपके साथ में। तो यदि नया वाला प्लांट नहीं आता है उस केस के अंदर, और ये कंपनी यदि एफआई 29 एफआई 30 के अंदर में भी अराउंड 25% के आसपास का बिजनेस ग्रोथ करती है, तो मार्केट कितना प्रीमियम दे सकता है? मे बी एक बुल मार्केट होगा तो 80 के आसपास का पी रेशियो,
बेस केस होगा तो मे बी यू कैन से 50-60 के आसपास का पी रेशियो, और बीयर मार्केट होगा तो कम मान लो, बट ये भी मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ, 50 टू 80 के आसपास का इनको पी रेशियो मिल सकता है FY 28 के प्रॉफिट अमाउंट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट अमाउंट कितना हो सकता है? लगभग 240 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि मैं 50 का पी रेशियो बनाऊं बीयर मार्केट वाले केस के अंदर या फिर बेस केस वाले मार्केट के अंदर, तो इनका यू कैन से मार्केट क्या बनता है लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए के आसपास में। और यदि 80 का पी रेशियो बनाता हूं, सपोज करो 80 का पी रेशियो इसको मैं देता हूं, तो इनका मार्केट कैप कितना बन सकता है? मे बी यू कैन से 240 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट में यदि 80 का पी रेशियो का लगभग मे बी मोटा-मोटी 19,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में। और यदि बहुत ही एक्सट्रीम बुल केस हो गया, मार्केट मतलब ऐसे मान लो डेटा सेंटर थीम के नाम से 100 का पी रेशियो दे दे, कुछ भी मार्केट कुछ भी कर सकता है भाई। डेटा सेंटर थीम के नाम से बहुत सारी कंपनीज को 100 का पी रेशियो, 120 का पी रेशियो, 150 का पी रेशियो दे रखा, तो क्या पता इस कंपनी को भी दे दे। अगेन मैं यहाँ पे मेरे तीनों यूज केसेस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मे बी उस टाइम पे मार्केट कैप 25,000 करोड़ की बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे तीनों यूज केस को देते हुए नेक्स्ट अराउंड 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से इस कंपनी की एक्सपेक्टेड मार्केट कैप क्या बन सकती है, उसको मैंने यहाँ पे एक मेरा थॉट रख के आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, राइट? तो अब एक बार ये सब तो पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस से क्या-क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, उनकी बातें कर लेते हैं। तो पहला रिस्क तो यही है कि आपने देखा होगा कि रिसेंट में प्रमोटर ने अपनी कंपनी का लगभग 1.5% का माल बेचा है। लगभग 120 करोड़ रुपीस का माल बेचा है। तो आपको आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो डेटा अपलोडेड है। तो एक मेरे को अच्छा नहीं लगा कि लाइक यदि प्रमोटर आके बोल रहा है कि हम लोग रेवेन्यू डबल कर देंगे FY 27 के अंदर, तो आप यहाँ पे आके माल क्यों बेच रहे हो भाई? 1 साल और इंतजार कर लो। 1 साल के बाद बेच देना, आपको ही फायदा होगा ना। वो वही 120 करोड़ रुपीस का माल में भी आप लोग 150 करोड़, 200 करोड़ के अंदर बेच पाओ। बट ये मेरे को थोड़ा डाउट लगा कि भाई प्रमोटर इतना बुलिश है, इतना अच्छे से इंटरव्यू देता है, कॉन कॉल करता है, सब कुछ करता है। तो फिर यहाँ पे ये प्रमोटर्स ने द्वारा एक्टिविटी क्यों हुई है? इन लोगों ने क्यूआईपी से पैसा रेज़ किया, उसके बाद माल बेचा है। तो वो मेरे को थोड़ा कॉर्नर केस में एक डाउट डाउट तो अब देखो सबका अलग-अलग थॉट प्रोसेस होता है, हो सकता है। मेरा ऐसा है कि यदि आपने क्यूआईपी से पैसा रेज़ किया, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रेज़ किया, अच्छा खासा बिज़नेस ग्रोथ करने वाले हो, अच्छा खासा आपका बिज़नेस डिलीवर भी होने वाला है FY 27 के अंदर, आप बुलिश भी हो, डबल करने का बिज़नेस करने का बात कर रहे हो FY 27 के अंदर, तो आके अपना स्टॉक क्यों अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहे हो यार? ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट मेरे को थोड़ा ये अच्छा नहीं लगा, नेगेटिव लगा मेरे को इसके पर्सपेक्टिव से। साथ में दूसरा रिस्क ये भी आता है, यदि इन लोगों ने अपना प्लान 2 को 50% यूटिलाइज़ नहीं कर पाए FY 27 के अंदर, तो क्या होगा? जैसे भाई FY 26 के अंदर भी तो इनका 20 से 25% यूटिलाइज़ करने का टारगेट था ना, बट कितना किया? लगभग 10% के आसपास में। टारगेट से आधा इन लोगों ने यूटिलाइज़ किया, तो वो भी एक काइंड ऑफ मेरे को डाउट लग रहा है कि क्या ये लोग 50% यूटिलाइज़ कर पाएँगे अपने प्लान 2 को? तो वो मेरा एक डाउट है। एक मतलब बिज़नेस की एग्जीक्यूशन रिस्क है। यदि कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर जो हमने बाकी के हमारे जो नंबर्स हमने डिस्कस किए ना, वो सारे नंबर फेल हो जाएँगे। जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकाला है, फॉरवर्ड पैट निकाला, वो सब कुछ फेल हो जाएगा। यदि 50% यूटिलाइज़ नहीं किया प्लान 2 को, उस केस की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, प्लस माइनस 2-3-4% डिफरेंट हो गया यूटिलाइज़ेशन का, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट यदि सपोज़ वो 50% की जगह 20% उसको यूटिलाइज़ किया, 30% यूटिलाइज़ किया, तो फिर जो हमने कैलकुलेशन लगाई सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। एंड साथ में इनका ये भी एक और रिस्क यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि जो एचवीएसी प्रोडक्ट्स हैं, जो यू कैन से लाइक कूलिंग यू कैन से सिस्टम के अंदर काम आने वाले यू कैन से प्रोडक्ट्स हैं, यदि सपोज करो लाइक जो भी आई डोंट नो यदि स्लो डाउन आ गया एसी की डिमांड के अंदर, वो एक काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क है, बट एक बड़ा उतना नहीं है बिकॉज़ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन यू कैन से थोड़ा डिमांडिंग बनती जा रही है, अपनी यू कैन से लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो लाइक इनका ये वाला रिस्क इतना बड़ा बनेगा, बट ठीक है, एक काइंड ऑफ रिस्क था, मैंने लिखने की कोशिश करी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। एंड ये एक रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट और है, एल्यूमीनियम कॉपर के प्राइसेस में सपोज करो सडनली यू कैन से क्रैश आ गया, बिकॉज़ इनका रॉ मटेरियल क्या है? एल्यूमीनियम कॉपर है। इन लोगों ने सपोज़ क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो किसी क्वार्टर के अंदर सडनली जैसे कॉपर के प्राइसेस क्रैश हो गए 15, 20, 25% से, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है वो क्वार्टरली हो रखा है। तो इनके इवन से बेटा मार्जिन में उस वाले क्वार्टर के अंदर डिप आ सकता है। ये एक बिज़नेस की रिस्क है। अब मेरे को सबसे इंपोर्टेंट रिस्क यहाँ पे जो दिखाई पड़ रही है वो आपको बता देता हूँ। इनका देखो सीएफओ नेगेटिव है, डेटर डेज़ बढ़ गए हैं, इन्वेंटरी डेज़ बढ़ गए हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल इनका और खराब हो गया है। ये मेरे को एक रिस्क यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यदि ये तीनों नहीं बढ़ते, वो लोग कैश जनरेट कर रहे होते अपने धंधे से, तो मे बी इनको वर्किंग कैपिटल के लिए क्यूआईपी से पैसा रेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन लोगों ने वही चीज़ करी है, जो केन्स टेक्नोलॉजी ने आज से 1 डेढ़ साल पहले करी थी। केन्स टेक्नोलॉजी का भी यू कैन से डेटर डेज़ बढ़ गया था, वर्किंग कैपिटल डेज़ बढ़ गया था, कैश कन्वर्जन साइकिल खराब हो गया था, रिसीवेबल्स बढ़ गए थे, तो केन्स केन्स टेक्नोलॉजी ने क्या किया था? क्यूआईपी से पैसा रेज़ किया, उसको वर्किंग कैपिटल में यूज़ किया और अपने धंधे को ग्रोथ करना स्टार्ट किया। तो जो बी2बी कंपनीज़ होती हैं, उनका यही सबसे बड़ा रिस्क मेरे को लगता है। उनके पास जब अपने धंधे का पैसा टाइम पे नहीं आता है, तो क्या करती हैं? क्यूआईपी से पैसा रेज़ करती हैं और उसके बाद में उस पैसे को फिर से अपने बिज़नेस में ग्रो करने के लिए लगा देती हैं।
जबकि मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस रहता है कि आप अपने धंधे से पैसा बनाओ और उसी पैसे को लगा के और धंधा ग्रोथ कराओ। उससे आपका यू कैन से सीएफओ भी मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा अच्छा खासा एंड साथ में आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर आएगा। और आपने यदि मल्टीपल क्यूआईपी से पैसा रेज़ करते गए, उसको धंधे में लगाते गए, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ना यार, मतलब केन्स टेक्नोलॉजी वाले केस में क्या हुआ, जेगल वाले केस में क्या हुआ, मल्टीपल यू कैन से मतलब आईपीओ से पैसा रेज़ किया, देन क्यूआईपी से पैसा रेज़ किया, देन अगेन क्यूआईपी से पैसा रेज़ किया। मतलब उसके कारण इनका रिटर्न ऑन इक्विटी तो घटा ही घटा, साथ में सीएफओ भी नेगेटिव रहा, तो मार्केट ने तो पिटाई कर दी थी ना। तो वो वाला एक एंगल है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, अभी डाटा सेंटर थीम नाम से बहुत बड़ा यू कैन से बबल बबल तो नहीं बोलूँगा, लोगों के दिमाग में हावी हो रखा है। तो लोगों ने बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन दे रखे हैं। भाई एक टाइम पे तो ईएमएस कंपनीज़ को भी मिलते थे ना। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी मिला था, केन्स टेक्नोलॉजी को भी मिला था, बट ठीक है। देखो मैं किसी बिज़नेस को यहाँ पे गलत नहीं बता रहा, बट मैं तो यहाँ पे किसी बिज़नेस से क्या-क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, उनकी बातें कर रहा हूँ। बिकॉज़ हमारा कैपिटल है, हमको हमारे सारे रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारी डिसीजन मेकिंग करनी है। तो थॉट मैं यहाँ पे आपके साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? ताकि इन सारे रिस्क चीज़ों को आपके दिमाग में आप लोग कंसिडर करते हुए अपना कैपिटल एलोकेशन अच्छे से कर पाओ। तो ये काइंड ऑफ मैंने इस कंपनी के अराउंड डिटेल में आपके साथ में यू कैन से एनालिसिस करने की कोशिश करी है, डिटेल में डिस्कशन करके आपके सामने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करी है। कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है, इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन खुद से इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली खुद से ले सकें। तो ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था आज के डिस्कशन का। और यदि कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आई विल ट्राई आपके सारे क्वेश्चंस क्वेरीज का रिप्लाई करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।